नमस्कार, स्वागत है आपका सत्य पे सत्ता में। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। वक्फ संशोधन विधेयक के संसद के दोनों सदनों के बाद चर्चा होने के बाद पास होने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी इसे मंजूरी दे दी। अब ये कानून बन चुका है, लेकिन इससे नए कानून के बाद कांग्रेस हो, एआईएम, आम आदमी पार्टी हो, एआईएम-पीएलबी समेत कई और संगठन अलग अलग याचिकाओं के साथ सुप्रीम कोर्ट का रुख कर चुके हैं। देखा जाए तो वक्फ बोर्ड संशोधन कानून को चुनौती देने वाले अर्जियों की तादाद लगभग डबल डिजिट से ज्यादा जा रही। इनमें से कुछ अभी तो दाखिल करने के इंतजार में हैं। कानूनी चुनौती के बीच सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद भी इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है, और अगर हां तो किन आधारों पर इसे रद्द किया या कराया जा सकता है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। माननीय सदस्यगण, शुद्धि के अद्यधीन मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है। पक्ष में 288, विपक्ष में 232। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ हर सतह पर जिद्दोजहद कर रहा है। आपके इल्म है कि वक्फ तरमीमी बिल खुदा नखास्ता वक्फ पर सियासत को नया मोड़ देने की कोशिश। संसद के बाद सुप्रीम अदालत में एक बड़ी मोर्चाबंदी। वक्फ पर लड़ाई बढ़ी, सुप्रीम कोर्ट में अर्जियों की झड़ी। क्या संसद में बना कानून सुप्रीम कोर्ट में बदला जाएगा? अगर वक्फ की बंद मनमानी तो सदन में जंग क्यों छिड़ी? संसद पटल से वक्फ संशोधन बिल के पास होने के बाद से देश की सियासत नया मोड़ ले रही है। इस बिल के खिलाफ में कहीं न कहीं विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, तो वहीं विधानसभाओं में भी बवाल हो रहा है। सवाल है कि अगर वक्फ की बंद मनमानी तो सदन में जंग क्यों छिड़ी? जवाब है, असेंबली में पर्चे फाड़े गए, नारे लगाए गए, काले कोट लहराए गए, नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रस्ताव था और विधानसभा में टकराव की तस्वीरें थी। जम्मू कश्मीर विधानसभा की ये तस्वीरें, जहां वक्फ बिल नामंजूर के नारे लगाए गए, वक्फ कानून पर सवाल उठाए गए और बवाल की तस्वीरें क्वेश्चन मार्क लगाती नजर आए कि वक्फ संशोधन बिल को लेकर हम मुतमईन नहीं हैं। ऐसे में सवाल कि वक्फ संशोधन बिल को लेकर बेवजह और बेहिसाब की राजनीति क्यों नजर आ रही है? जमीयत उलेमाए हिंद की माने तो ये कानून मुसलमानों की धार्मिक स्वतंत्रता को छीनने की खतरनाक साजिश है। हमारी राज्य इकाइयां भी हाईकोर्ट में संवैधानिक वैधता को चुनौती देंगी। वक्फ बिल पर लड़ाई अब इतनी बड़ी हो चुकी है कि सुप्रीम कोर्ट में अर्जियों की झड़ी लग गई है। देश की सबसे बड़ी अदालत सर्वोच्च अदालत में वक्फ संशोधन बिल के विरोध में अब तक डबल डिजिट में याचिकाएं डाली जा चुकी हैं और इन पर जल्द सुनवाई की मांग है। सब याचिकाओं में एक जिक्र अहम है और वो है मुसलमानों की धार्मिक स्वतंत्रता को बाधित करने का। सुप्रीम कोर्ट ने कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करने की सहमति दे दी है, तो वहीं दूसरी तरफ वक्फ बिल के खिलाफ एक और याचिका एआईएम-पीएलबी ने वक्फ संशोधन अधिनियम को चुनौती देते हुए दायर की है। बिल पर केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं कि कोर्ट जाने का विपक्ष को अधिकार है। कोर्ट में जाने का उनको अधिकार है। जुडिशियल रिव्यू के तराजू पे ये बिल निश्चित रूप से तोला जाएगा जब वो कोर्ट में गए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें कहीं भी संविधान का उल्लंघन नहीं है, संविधान के जो अनुच्छेद है उनका कोई उल्लंघन नहीं है और संसद को पूरी ताकत है वक्फ बिल को अमेंड करने की, उसके तहत हुआ है। इसलिए मुझे लगता है कि वो न्याय के तराजू पे भी ये बिल जब तुलेगा तो सही दिशा पकड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है। जस्टिस अभी हाल में आपने देखा कि बहस जारी है। वक्फ बिल संशोधन को वापस नहीं लिया गया तो एक बड़ा आंदोलन होगा। बड़ों का ऐलान हुआ तो मीठी ईद के त्योहार पर काली पट्टी बांधकर विरोध भी किया गया। वक्फ बिल अगर कानून के रूप में शक्ल लेगा, लागू किया जाएगा तो कड़ा विरोध होगा, ये भी सुना। लेकिन जनाब, सड़कों पर बिल के खिलाफ उतरना कितना सही है? बिल को लेकर दुष्प्रचार आखिर कहां तक सही है? यही वजह है कि यूपी में तो वक्फ संपत्तियों पर एक्शन की भी तामील की जा रही है। एक भी ऐसा आपको हॉस्पिटल नहीं मिलेगा जो चैरिटेबल हो, वक्फ की लैंड पे बना हो, जहाँ गरीब मुसलमान के बच्चे के लिए अच्छी स्वास्थ्य की व्यवस्था हो।
तो ये बातें बहकाना, बरगलाना, फुसलाना, अब इस एजेंडे पे आप मुसलमानों को और बहका नहीं सकते। सरकार की माने तो बिल सुधार के लिए लाया गया है, या इसके पीछे सरकार की कोई मंशा है, या फिर कोई षड्यंत्र? ये सारे सवाल बेमतलब हैं। लिहाजा आपको ये समझ लेना चाहिए कि इस बिल का मुसलमानों की निजी संपत्तियों से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए गुमराह न हो। दूसरा ये कि ये बिल संपत्तियों को छीनने के लिए बिल्कुल नहीं है, वक्फ की संपत्तियां छीनने के लिए बिल्कुल नहीं है, वक्फ को खत्म करने के लिए बिल्कुल नहीं लाया गया है, बल्कि इसे समावेशी बनाने के लिए लाया गया है। वक्फ बिल को बिना पढ़े केवल जज्बाती माहौल बनाने के लिए काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन करना देश को तोड़ने की मानसिकता का परिचायक है। और ये बिल वक्फ संपत्तियों में पारदर्शिता लाने और मुस्लिम समाज के अधिकारों की रक्षा के लिए लाया गया है। ऐसे में सारे सवाल और सारे आरोप बेबुनियाद हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्यन टीवी। बहरहाल तो जो तस्वीरें आपने रिपोर्ट में देखी वो तस्वीरें जम्मू कश्मीर की दिखाई दे रही हैं। वहां विधानसभा में न सिर्फ काले कपड़े थे या फिर कोट फाड़ा गया या फिर बिल को फाड़ा गया, बल्कि विरोध वहां पर प्रचंड दिखाई दिया। सड़कों पर भी हमने देखा कि जब सदन में चर्चा हो रही थी उस दौरान भी लगातार तमाम संगठन और तमाम संगठनों के जो नेता थे वो लोगों को उकसाते या फिर जाकर मोर्चाबंदी करने के लिए कहते हुए दिखाई दिए। लेकिन दोनों सदनों में एक लंबी चर्चा के बाद इसे कानूनी शक्ल दिया जा रहा है और दे दिया गया। राष्ट्रपति की इस पर मंजूरी मिल गई, लेकिन अभी भी विरोध कोर्ट के जरिए जारी है। हालांकि कोर्ट में जाने का सभी को लोकतांत्रिक अधिकार है, सभी पार्टियों को, संगठनों का, और वहां पर जब कोर्ट इस पर सुनवाई करेगी तब फिर देखा जाएगा कि आखिर कौन से ग्राउंड्स विपक्ष की तरफ से या इन संगठनों की तरफ से रखे जा रहे हैं जो कि इस कानून को कानून ना मानने की या फिर इसे रद्द करने की मांग कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उसमें आपको तारुफ कराता हूं। चर्चा में आगे बढ़ते हैं। कैप्टन आई सिंह भदौरिया हैं, प्रवक्ता बीजेपी के, हमारे साथ। बहुत स्वागत है कैप्टन साहब आपका। तनुज दीक्षित हैं, अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के, बहुत स्वागत है दीक्षित साहब आपका। और अमिताभ कुमार है, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ। बहुत स्वागत है अमिताभ जी आपका। सबसे पहले तनुज दीक्षित, शुरुआत में आपसे ही कर रहा हूं। कानून के तौर पर अगर हम इसको देखें तो क्या वाकई इसमें कोई ऐसे लूप होल्स हैं जो कि संसद में, सदन में, दोनों सदनों में चर्चा में नहीं शामिल हो पाए, जिनको ग्राउंड्स के आधार पर लेकर या उसे आधार बनाकर इससे चुनौती दी जा रही है, या सिर्फ सियासत के लिए चुनौती है? तनु जी, मेरी आवाज आप तक जा रही है? तनु जी, मेरी आवाज आप तक जा रही है? हाँ जी, आ रही, आवाज सुन पा रहा हूं। तनु जी, मेरा सवाल यह है कि एक अधिवक्ता के तौर पर आप इस चुनौती को कैसे देखते हैं? क्योंकि लोकतंत्र में कोर्ट जाने का अधिकार है तमाम नेताओं को, संगठनों को, पार्टियों को, एक आम आदमी को, लेकिन जब सदन में, दोनों सदनों में चर्चा हुई, सारे मुद्दों को उसमें शामिल किया गया, हर एक ग्राउंड्स पर चर्चा वहां पर की गई, विपक्ष को भी मौका मिला, अब क्या ऐसा बाकी है जो कि कमजोर कड़ी है जिसे आधार बनाकर चुनौती दी जा रही? देखिए, मुझे लगता है कि देश में लोकतंत्र से बढ़कर के कोई निर्णय नहीं हो सकता है। आज जिस तरीके से वक्फ संशोधन आया लोकसभा में पिछले साल, फिर उस पर आपत्ति हुई, फिर उसमें ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी का गठन किया गया। गठन करने के बाद में उसमें 14 महत्वपूर्ण बदलाव जो लगे वो किए गए। उसके बाद वो पूर्ण सहमति से लोकसभा में पारित हुआ, फिर वो अपर हाउस में, राज्यसभा में गया। देखिए, कहीं ना कहीं आज इसके ऊपर अगर कोर्ट का सहारा लेकर के उसमें कोई तरह की अगर चीजें लेकर के आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आज अपर हाउस और लोअर हाउस से अगर बिल पारित होता है तो उसके बाद केवल राष्ट्रपति को उसके संदर्भ में जो एक्ट है वो पारित करने का राइट्स रहता है। ऐसे में कोर्ट इस पिटीशन को, मुझे नहीं लगता कि सुनवाई इसमें होगी या आगे कुछ इसमें कार्रवाई होने की कोई उम्मीद नजर आती है। जी नहीं, अगर मान लीजिए उम्मीद नजर आती है, क्योंकि उम्मीद के सहारे ये लोग पहुंचे हैं वहां पर, वो चाहे कोई पार्टी हो या फिर कोई संगठन हो, तो क्या उनकी उम्मीदों के नीचे कोई जमीन भी है? क्योंकि एक लंबी चर्चा, और जेपीसी का आपने जिक्र किया, सबसे ज्यादा इसमें सुझाव और परामर्श का मौका दिया गया, वो भी अपने आप में रिकॉर्ड बना। देखिए, मैंने आपसे वही कहा, मेरे हिसाब से इसमें उम्मीद कम नजर आती है, क्योंकि पिटीशन लगाना एक अपनी जगह अलग चीज हो सकती है, लेकिन पिटीशन की सुनवाई की जाएगी या नहीं, ये निर्णय जो है माननीय न्यायालय का होता है। तो मुझे लगता है कि इस निर्णय में न्यायालय
क्योंकि ऑलरेडी एक पार्लियामेंट की कमेटी के द्वारा, क्योंकि अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण कमेटी होती है और उससे पारित हो चुका है, ऐसे में मुझे मुश्किल नजर आता है कि इसकी सुनवाई पूर्ण रूप से कोर्ट के अंदर आगे बड़ी बात आप कह रहे हैं कि आपको लगता है कि अधिवक्ता के तौर पर कि इस पे सुनवाई भी होगी कि नहीं होगी, अभी ये भी सवालों के घेरे में है। हालांकि उन लोगों की जो कि गए हैं कोर्ट का रुख उन्होंने किया है, उनकी उम्मीद यह है कि सुनवाई भी होगी और इसे रद्द भी कर दिया जाएगा। कैप्टन साहब, अभी हम केंद्रीय मंत्री को भी सुन रहे थे और मैं चाहूंगा प्रवक्ता के तौर पर आप बताएं कि बीजेपी ने ये जो मास्टर स्ट्रोक खेला, अगर ये आरोप हम माने कि हां आपने 80-20 वाला रेशियो बनाने के लिए कोशिश की है, तो उसमें भी क्या आपको सफलता मिलती दिख रही है, या इसे आप मास्टर स्ट्रोक नहीं बल्कि उस समुदाय के हित का फैसला बता रहे हैं? निश्चित तौर से बिल्कुल इसमें हमने ये देखा है, जो विशेष समुदाय है खासकर इसमें जो कुरीतियां उत्पन्न हो चुकी थी और वो कुरीतियों की जो जन्मदाता थी वो कांग्रेस थी। कांग्रेस ने सिर्फ गिने चुने लोगों के लिए तो वक्फ बोर्ड में सब कुछ दे दिया जी। उसी तरह दूसरी तरफ गरीब मुस्लिम थे, गरीब मुस्लिम महिला है, बच्चे हैं, उनको कभी कभी नहीं सोचा। तो वक्फ बोर्ड जिस तरह से वो ताकतें उनको दी गई कि आप उनकी अगर उन्होंने किसी जमीन को वक्त के अंदर कह दिया कि ये वक्त की है, तो आप उन्हीं के कोर्ट में जाएंगे, उन्हीं के वकील होंगे, उन्हीं के जज होंगे। अब साबित आपको करना है तो बताइए आपकी कैसे साबित कर सकता है। तब तो मैंने कमजोरी तो ये रखी कि इस तरह से कांग्रेस को नहीं जाना चाहिए। तो ये वोट बना है तो साफ नीति से बनाया ही नहीं गया है, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति से वोट बनाया गया था। तो हमने वही तो कहा है कि हम इसमें वो संशोधन कर रहे हैं कि जो उसमें सुधार हो, उसमें मुस्लिम समाज के लोगों को लाभ मिले, उसमें पारदर्शिता हो। अगर उसमें जमीन इनकी बढ़ के आप देखिए कि इनकी जमीन इतनी बढ़ी कि हिंदुस्तान में रेलवे और आर्मी के बाद कोई किसी को जमीन नहीं इतनी वक्त बोर्ड पे है। तो ये अब उनको ये तो बताना पड़ेगा कि ये जमीन वक्त बोर्ड पे कहां से आई, कि अगर किसी ने वक्त किया है, दान किया है, तो उसके दस्तावेज होंगे ना। हम अपनी जमीन आपके नाम दान कर सकते हैं, अगर हम कहीं दान करना भी चाहे तो हम अपनी जमीन कर सकते हैं, आपकी तो नहीं कर सकते, सरकार की तो नहीं कर सकते। तो वही है, अगर हमने अपनी की है तो जरूर तो हमारे नाम पर रजिस्टर्ड होगी, उसके पूरे पेपर हम पे होंगे, तो वो अब इनको बताना पड़ेगा, उससे डर रहे। तो सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर यह खड़ी होती कि वक्त के नाम पर जो लूट चल रही थी, हिंदुस्तान में सरकारी जमीनों पर जो कब्जा हो रहा था, अब तो जो है सरकारों को पूछेगी कि अगर वक्त है तो आप बताइए, इसके पेपर लाइए, इसके किसने इसको नाम किया, इसने वक्त किया है, तो वो लिखा नहीं पाएंगे क्योंकि इन्होंने कब्जा किया है ना, जबरदस्ती कब्जे कर लिए। और कब्जा कराने में पूर्ण रूप से इनकी सहयोगी पार्टियां थी, चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो। जैसे आपने देखा कि जिस तरह से जब बिल पर चर्चा हो रही थी तो भारतीय जनता पार्टी के कुछ सहयोगी दल छोड़ के बाकी टोटल पार्टियां इनके वोट बैंक की राजनीति में इनके फेवर में खड़ी थी। तो हिंदुस्तान में ऐसा बहुत से लोग हैं इन्हीं की वजह से पहले हिंदुस्तान के 2 टुकड़े हुए थे, हमारा हिंदुस्तान का बंटवारा हो गया था, इन्हीं का ने करवाया था। और ये फिर चाह रही थी कि ऐसा हिंदुस्तान में फिर हो, मगर हम ऐसा नहीं होने देंगे। हिंदुस्तान एक बार तो बच गया, अब हिंदुस्तान को टुकड़े नहीं होने देंगे। और हमारे नेता का कहना है कि हम वो काम करेंगे जिसका लाभ सबको पहुंचे, उसमें ना हम जाति देखते, ना भेद देखते, ना भाव देखते, सबको। तो वक्त बोर्ड में सुधार हमने किए, उसका यही सीधा उसका लाभ उन गरीब मुसलमानों को पहुंचेगा जो इससे वंचित थे अभी तक, बिल्कुल उसका कोई लाभ नहीं मिल रहा था। तो वैसे इतने बड़े उसके नेता बने फिर रहे, बैरिस्टर भी है, 5,000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जमीन कब्जा करके बैठे वक्त बोर्ड की। अखिलेश यादव जो बातें कर रहे, इनके नेताओं ने वक्त बोर्ड के नाम पे दुनिया भर की जमीनें कब्जा करेंगे और उनको मार्केट से बना रखी है, दुकानें किराए में दे रखी है। तो खेल ये हो रहा था, हमने वही खेल में खत्म किया है। इसलिए यानी आप सीधा ये कह रहे हैं कि जिन लोगों के हित के लिए इसकी स्थापना की गई थी, इसे बनाया गया था, उसके
के हित को ना देखते हुए बल्कि अपने निजी हित को कुछ लोग देख रहे थे और उस धंधे पर आपने चोट की है, इस वजह से ये गुस्सा या फिर ये बेताबी दिखाई दे रही है। बहरहाल अमिताभ कुमार जी, अगर सिर्फ इसे हम चुनावी वोट या फिर कहें वोट बैंक उससे जोड़कर देखें, क्योंकि कई बार हमने सदन के अंदर भी देखा कि उधर राजद की तरफ से या फिर बाकी अन्य दलों की तरफ से जदयू के लिए, फिर नायडू साहब के लिए कि इन लोगों ने साथ नहीं दिया, अगर इस मुद्दे पर सरकार की खिलाफत नहीं की तो फिर इनको देखना पड़ेगा, जमीन पर ये चुनाव में जाएंगे, पूरा एजेंडा वहां पे था। अब जब ये कोर्ट का रुख कर रहे हैं और जैसा अधिवक्ता महोदय कह रहे हैं कि उनको लगता है कि सुनवाई भी संभव नहीं है इसमें, आपको भी लगता है कि अगर सुनवाई नहीं होगी तो दोहरा झटका इनको लगेगा, या इस तरह से अपील कर देने से, कोर्ट में चले जाने से कम उस समाज के भीतर ये बने रहेंगे, या अगर सियासत है तो वोट साध लेंगे? देखिए, ताजा जानकारी जो मिल रही है उसके हिसाब से सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सीजेआई जो है चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, उन्होंने सुनवाई के लिए सहमति दे दी। कपिल सिब्बल ने उनसे रिकमेंडेशन की, अब बहुत तेजी से काम हुआ है। उन्होंने कहा कि भाई तो आप वकीलों से लेटर ईमेल वगैरह भिजवाइए, तो सिब्बल साहब ने कहा कि सब पहुंच चुका है। उन्होंने दोपहर में देखने की सहमति भी दे दी है, हो सकता है शाम तक अनुमति भी मिल जाए और उस पर सुनवाई शुरू भी हो जाए, क्योंकि जल्द से जल्द सुनवाई की कपिल सिब्बल ने मांग की है। और हमें जैसा पता है प्रकृति, हमारे यहाँ इस तरह के मसलों पे हमारा जो सारा मानवाधिकार और सब कुछ की बहुत चिंता हो जाती है हमारे माननीयों को, और बहुत सारे करोड़ों मसले पड़े रहते हैं, उसको चिंता नहीं होती है। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी सुनवाई शुरू होगी। हालांकि जो हालात हैं उसमें मुझे नहीं लगता है कि जिस ढंग से जितने छानबीन के पश्चात इस वक्त संशोधन को लाया गया है, इसमें कुछ भी छेड़छाड़ की गुंजाइश है। अगर कोई एक नजरिए से ही सब कुछ करना चाहे तो अलग बात है, नहीं तो इस पे बहस की मुझे भी नहीं लगता कि कोई खास गुंजाइश है। सारी चीजें बहुत साफ सुथरी हैं। और जहां तक सियासत की बात है तो ये बात जान लीजिए कि इसी सियासत ने इस देश के 2 ने 3 टुकड़े कर दिए थे, और जो दल इनके पीछे हैं वो ही दल ऐसे ही सियासत करते रहे हैं और इसी आधार पे ये इस देश में सत्ता पे काबिज रहे हैं। और आज भी उनकी उम्मीदें बरकरार है और वो उसको कायम रखना चाहते हैं, क्योंकि फूट डालो और राज करो इनकी खास नीति रही है। ये कभी भी नहीं चाहते कि लोग समझदार बने, अपने वास्तविक अधिकारों को और कर्तव्यों को समझें और अच्छे नागरिक बने। ये चाहते हैं कि ये कमजोर और मोहताज लोग बने रहें ताकि इनके रहमो करम तो वो जिंदा रहें और हमेशा इन्हें वोट देके सत्ता में लाते रहें। तो कमजोर और परजीवी बनाए रखने का जो षड्यंत्र है उस पर अभी और खेला होगा, इसमें 2 राय नहीं है। सुनवाई भी होगी, बहसें भी होंगी ढेर सारी, अपने ढंग से बहुत सारे जो है बाधाएं डालने की कोशिश की जाएंगी, ये बहुत सत्य है। और अल्पसंख्यक के नाम पे जिस समूह को इस देश में हमेशा सबसे ज्यादा लाभ दिया जाता रहा, वो सबसे ज्यादा लाभ उठाते रहे हैं, वो वस्तुतः अल्पसंख्यक है ही नहीं। मुझे लगता है कि बहुत तेजी से इस पर काम करके जो वास्तविक अल्पसंख्यक के दर्जा पाने योग्य लोग हैं उनको ही अल्पसंख्यक एक कानून बना भी देना चाहिए प्रॉपर, कि अल्पसंख्यक कौन है यह तय होना चाहिए, ताकि इस तरह के लफड़ों से मुक्ति मिले। ये बहुसंख्यक वर्ग हैं, दूसरे नंबर पे आते हैं देश में आबादी में, तो इस तरह की अनावश्यक जो लाभ की स्थितियां जो दी जाती हैं और मात्र वोट की सियासत में, उसे खत्म किया जाना बहुत जरूरी है। क्योंकि सभी जानते हैं कि वक्त दरअसल जनता का मसला नहीं है। वक्त के नाम पे जमीन पर काबिज होकर के जो लोग लाभ कमा रहे थे, यहाँ केवल वोटों की सियासत नहीं है, बल्कि ऐसे ही दलों के जो लोग थे, रहनुमा जो थे, जो काबिज थे वक्त की संपत्तियों पे और वक्त को 2 रुपया दे करके लाखों रुपए अपनी जेब में डालते थे, उन सबको बहुत संकट हो गया है। वो किसी भी तरह इस मामले को लटकाना चाहेंगे ताकि उनकी लूटपाट जारी रहे, जिसको सरकार ने अभी मूलतः खत्म करने की कोशिश की। बिल्कुल सही बात है, वही बात भदौरिया साहब भी कह रहे थे और इसी बात को आप भी कह रहे हैं अमिताभ जी। तनु दीक्षित, अमिताभ जी ने जो बताया, कपिल सिब्बल ने मांग की थी कि जल्दी से जल्दी, चूंकि कई याचिकाएं थी, कोई एक साथ उनको लिस्टिंग कर दिया जाए और संजीव खन्ना ने उस पर सहमति जताई भी थी। अगर सुनवाई की स्थिति बन जाती, जैसा वो कह भी रहे हैं कि सुनवाई होगी, तो उसके बाद कानून के आधार पर, कानून के आइन से अगर हम देखें
तो क्या ये जो ग्राउंड्स अभी रखे जा रहे हैं कि एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, उसमें चूंकि ये वक्फ जो है सिर्फ दान पुण्य का मसला है, इसको इस तरीके से देखना ही नहीं चाहिए, यहां तक कह दिया गया कि ये तो हमारे धार्मिक आधार का मसला है, तो अगर ये 3-4 ग्राउंड रखे जाते हैं कंसीडर होंगे कोर्ट में? देखिए, मुझे लगता है कि ये जो ग्राउंड है इसमें क्लियरेंस के लिए कोई आवश्यकता विशेष नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी क्लियर किया गया है कि महिलाओं को वक्फ कमेटी में जगह दी जाएगी। जो धारा 40 है इस समय, सेक्शन 40 है वक्फ बिल का, वो निश्चित रूप से जो प्रॉपर्टीज को लेकर के अमेंडमेंट करने के लिए और उसकी सत्यता को प्रमाणित करने के लिए केवल अभी जो वक्फ के काउंसिल से सुनवाई होती है उसमें फ्री होल्ड मिलने वाला है, यानी जस्टिस की तरफ, न्याय की तरफ एक बात की जा रही है, जिसको सिविल न्यायालय में, अदर कोर्ट्स में, अपील बोर्ड्स में उसको लगा करके मामले को उसकी सुनवाई करवा सकते हैं। तो देखिए, ये सब लिबर्टी जो है पूर्ण रूप से इसमें गलत कुछ नजर नहीं आता, और मुझे लगता है कि ऐसे में, ऐसी स्थिति में अगर इसको गलत माना जाएगा तो निश्चित रूप से सरकार भी कोई अगला कदम इस पे जरूर महत्वपूर्ण कदम लेगी। जी ठीक है भदौरिया साहब, अब चूंकि इसे सारी चीजों को जोड़कर चुनाव तक ले जाया जाता है और उसकी एक झलक हमने आज देख ली। राहुल गांधी पहुंच चुके हैं बिहार, वहां पर उन्होंने जाकर रोड यात्रा भी निकाल ली है, उसके बाद उन्होंने अपनी बात भी रखी है। वो रोजगार देने और पलायन रोकने के नारे के साथ वहां पर पहुंचे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि कन्हैया कुमार के नेतृत्व में इस बार कांग्रेस वहां पर बड़ा दमखम दिखाएगी। और वक्त का मसला मुझे लगता है कि सबसे नजदीकी, अगर आपके पक्ष में या आपके विपक्ष में कोई प्रभाव दिखाएगा तो बिहार ही है, और वहां पर एक बड़ा समीकरण है, MY समीकरण पर राजद भी चलती है और कांग्रेस का पुराना वो सहारा रहा है। तो आपको लगता है कि एक झटका वहां से लग सकता है, और जदयू जो कि आपके लिए सहयोगी है केंद्र में भी, वो इस पर फंसी हुई है? देखिए, वहां बिहार में मुस्लिम समाज भी इस बात को जानता है और मुस्लिम समाज कह रहे हैं, काफी मुस्लिम समाज से हमने कुछ ज्यादा बात करी है, तो ऐसा कहीं कुछ नहीं है। मुस्लिम खुद कहते हैं, हम बोले खुद परेशान थे, बोले वक्त से हमें कोई लाभ नहीं मिला, और बात भी करते हैं कि इतनी बड़ी जायदाद होते हुए उनके पास, जिसकी महिलाओं की कई कई करोड़ों की इनकम थी महीने की, और उसके इनकम का कोई देखा देखा नहीं था। ना तो इन्होंने कोई एक मुसलमानों के लिए स्कूल बनवाया, ना कोई कॉलेज बनवाया, ना इंजीनियरिंग कॉलेज बनवाया, ना कोई हॉस्पिटल बनवाया। तो ये पेपर क्या कहा रहा था, जिसका कोई होने की नहीं था, कुछ नहीं था, बस अपनी अपनी जेब में डाल रहे थे पद के नाम पे। तो ये अब जो है पाप निष्ठा हो गई है, और उसका लाभ, उसी पैसे का लाभ इनकी जेब से निकाल के, और जो गरीब मुसलमान है उनको इसका लाभ मिलेगा, उनके बच्चे भी पढ़ेंगे, और भी अन्य लाभ है, उनकी गरीब महिलाएं हैं, तो उनको इसका लाभ मिलेगा। तो इस चीज को मुसलमान समाज समझ रहा है। कुछ लोग है जो इसका विरोध कर रहे हैं, विरोध वही कर रहे हैं जो मैंने कहा कि जिनकी जेब में आ रहा था अब उनकी जेब में वो नहीं जाएगा, तो वही विरोध कर रहे हैं, ताकि मुस्लिम समाज विरोध नहीं कर रहा है। और मुस्लिम समाज इस बात को अच्छी तरह जान चुका है और कह भी रहा है कि भारतीय जनता पार्टी, एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एकमात्र ऐसे हैं जो मुसलमानों के बारे में सोच रहे हैं। बाकी तो सबने वोट दे के समझा है। कांग्रेस ने इतने साल बात किया, क्या किया मुसलमानों को? आज भी वो मदरसा इसका वो नहीं ग्रहण करता है, अब तो वो स्कूल वो नहीं जाता है, जिले चुने तो 2-4 लोगों में चले जाते हैं, राजनीति में वो लोग नहीं आता है, सिर्फ जिले चुने लोगों को। तो कोई इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि नरेंद्र मोदी माननीय प्रधानमंत्री, भारत सरकार जो मुसलमानों के लिए कर रहे हैं वो कोई दूसरा ना पार्टी की तरफ है। आप समाजवादी पार्टी देख लो, समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 3-4-5 माह शासन किया है, कितना दिया? इनके शासन काल में उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समाज को मात्र 3300 मकान मिले थे, और हमने अभी तक 8 करोड़ मकान दे दिए मुस्लिम समाज को, गरीबों को। तो इस बात को वो समझ रहे हैं कि हमारे, ठीक है, यानी आपको लगता है कि जिस समुदाय का भला आप चाहते हैं, जिस समाज का भला आप चाहते हैं, उनके लोग भी इस बात को समझते हैं। चुनिंदा लोग हैं जो कि अपने आप को उनका नेता या प्रतिनिधि मानते हैं, या कुछ पार्टियां जो कि उनको अपना वोट बैंक मानती हैं, उनको अभी भी इस बात का आभास है कि शायद उनके विरोध से उनका वोट उनके पक्ष में आ जाएगा। अमिताभ जी, समय की थोड़ी पाबंदी है, मैं इतना ही चाहूंगा, 370 हो, ट्रिपल तलाक हो, राम मंदिर का मामला हो, और अब ये मामला, हमने देखा कि हर बार चाहे वो कोर्ट के जरिए ही फैसला आया, विरोध चुनिंदा लोगों ने, चुनिंदा पार्टियों ने किया, लेकिन धीरे धीरे वो भी खामोश होते दिख रहे हैं। क्या यही स्थिति इस पूरे मामले पर भी बनेगी? हाँ, निश्चित रूप से बनेगी। और मैं तो समझता हूँ कि जैसे जैसे मुसलमानों को समझ में आएगा
कि यह संशोधन वस्तुतः किस लिए किया गया है, वो बिल्कुल ही ऐसे नेताओं का समर्थन करना बंद कर देंगे जो वहां पे वक्त की संपत्तियों से लूटपाट करने में लगे हैं। आप जान लीजिए कि देश में एक बड़ी संख्या ऐसे मुस्लिम समाज की है, ऐसे पसमानदा मुसलमानों की है जो पिछड़े हैं, दबे हैं, कुचले हैं। उनकी भलाई के लिए वक्त की संपत्ति का इस्तेमाल हो, खास करके महिलाओं की भलाई के लिए वक्त की संपत्ति का इस्तेमाल हो, क्योंकि हम जानते हैं कि महिलाओं की स्थिति मुस्लिम समाज में बहुत कमजोर है, कमजोर मानी जाती है। उनको बहुत से तरह के हक नहीं दिए जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जैसे जैसे उनकी समझ में यह बिल संशोधन आएगा, वो इन नेताओं का साथ छोड़ते जाएंगे। और जहां तक कोर्ट का मसला है, मुझे लगता है कोर्ट में भी यह ठहरना नहीं चाहिए। जो आपत्तियां हैं उनको खारिज करने के बहुत से उपाय हैं। सरकार के वकील सही ढंग से चीजों को पेश करेंगे तो वो उसके सामने आपत्तियां टिक नहीं पाएंगी। मैं समझ रहा हूँ। और इसका अल्टीमेटली जो लाभ होने जा रहा है वो सत्ता में जो दल है उसको अल्टीमेटली लाभ होने जा रहा है। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया अमिताभ जी आपका, तनुज जी आपका और कैप्टन साहब आपका भी। तो मौजूदा दौर में वो चाहे अधिवक्ता हो चाहे वरिष्ठ पत्रकार, उनका कहना है कि ये जो फैसला किया गया कि लंबी चर्चा के बाद और तमाम बिंदुओं को उसमें शामिल करके जब दोनों सदनों में चर्चा हुई तो अब कोई ऐसा महत्वपूर्ण ग्राउंड नहीं दिखाई देता है जिससे कोर्ट में सुनवाई के बाद भी ये बिल ठहरेगा, कानून बनेगा कि नहीं बनेगा, इसे रद्द किया जाए। हालांकि चूंकि लोकतांत्रिक अधिकारों के तहत जो लोग भी कोर्ट गए हैं वो उनका अधिकार था, लेकिन अब कोर्ट जब इस पर फैसला देगा तो देखना होगा कि आखिर झटका किसको लगता है। नमस्कार।